नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड लॉ। मैग्नेटिज्म एंड लॉ जो रिलेटेड है वो समझिए कि मैग्नेट चैप्टर से रिलेटेड है। और इस चैप्टर को मैग्नेटिक सर्किट भी कहीं कहीं लिखता है, तो आप समझिए कि मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिज्म एंड लॉ एंड मैग्नेट, अगर तीनों चैप्टर जो है वो कोरिलेट है एक दूसरे से। ठीक है, तो आज हम शुरू जो करने वाले हैं वो मैग्नेटिज्म एंड लॉ शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है बोधि टेक्निकल के इस लेक्चर में। आज हम जो शुरू करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस पदार्थ की धारण शक्ति जो कहा गया ना, ये एक्चुअली हिंदी का शब्द है। ये धारण शक्ति एक्चुअली, इसको ऐसे समझिएगा, ये जो धारण शक्ति है ना, ये हिंदी का शब्द है। इसको रिटेंटिविटी बोला जाता है। ठीक है, रिटेंटिविटी जैसे क्या होता है ना, जब आप किसी मैग्नेट को, मैग्नेट की मान लीजिए मैग्नेट है, सॉरी मैग्नेट नहीं, ये मान लीजिए कोई कोर है, आयरन का कोर है या किसी पदार्थ का कोर है, इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया, तो जो इसमें जो मैग्नेटिक गुण ग्रहण करने की जो क्षमता होगा, उसको क्या कहा जाता है? रिटेंटिविटी, मतलब धारण शक्ति कहा जाता है। किसका? उस पदार्थ का। मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, फिर से इसको समझिएगा, कोई पदार्थ है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इसमें जो जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करने की, धारण करने की, ग्रहण करने की क्षमता होगा, उसको कहा जाता है धारण शक्ति। ठीक है, और पदार्थ का धारण शक्ति। ठीक है, तो इस गुण का जो उपयोग किया जाता है, वो मैग्नेट आप अस्थाई बना रहे हैं या अस्थाई बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं या अस्थाई मैग्नेट बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है धारण शक्ति उच्च होना। धारण शक्ति किसका उच्च होगा? आप जानते हैं कि अगर अस्थाई चुंबक हमको बनाना है, तो जो ये पदार्थ लेना होगा वो अधिक धारण शक्ति वाला, अधिक रिटेंटिविटी वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस पदार्थ का धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होता है क्या? अस्थाई। क्यों? क्योंकि अस्थाई चुंबक में ऐसा पदार्थ हमको लेना होगा जो कि वो अपने अंदर में जो मैग्नेटिक गुण जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो इसका जो एक का आंसर जो होगा, आंसर होगा सी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो कोर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कोर का इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए ये कोर है, ये जो है ये कोर है, कोर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसा कोर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें धारण शक्ति नहीं हो, रिटेंटिविटी जिसका कम हो, मतलब नहीं तो नहीं हो सकता है, कम हो, कम से कम रिटेंटिविटी हो, धारण शक्ति कम से कम हो। ठीक है, वो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये अस्थायी है, ये अस्थायी चुंबक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। इसीलिए अस्थायी चुंबक बनाना अगर आपको है, तो आपको ज्यादा धारण शक्ति वाले पदार्थ का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए आज अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। विद्युत मशीनों को कोर पटलित क्यों बनाते हैं? क्रोड पटलित, पटलित मतलब लेमिनेटेड बोला जाता है इसको, लेमिनेटेड बोला जाता है। लेमिनेटेड कहने का सेंस कैसे होगा कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब आप ट्रांसफार्मर को ओपन करेंगे ना, खोलेंगे उसको, उसके कोर को खोलेंगे, मान लीजिए ट्रांसफार्मर एक छोटा सा लिए, पहले उसको बाइंडिंग हटा दीजिए, बाइंडिंग जब हटाएंगे तो कोर को देखेंगे, पतला 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 पतला, ऐसा ऐसा चिप्स में कटा रहता है, बहुत सारे चिप्स में कटा रहता है, ऐसा पतला, मतलब पटलिट किया हो रहता है, लेमिनेटेड किया हो रहता है एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो विद्युत मशीनों को जो पैटेलिट किया जाता है, लेमिनेटेड जो किया जाता है ना, लेमिनेटेड किया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्यों किया जाता है? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, ये आप देखे होंगे, डीसी मोटर भी देखेंगे या डीसी जनरेटर देखेंगे, तो उसका जो पोल कोर होता है ना, पोल कोर, या जो उसका आर्मेचर कोर होता है, वो उसको भी पटलीट मतलब लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, उसको भी क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड करना ही करने का यह उद्देश्य होता है कि उसका जो ईडी करंट लॉस हो, भंवर धारा हानि हो, वो कम से कम हो। ठीक है, चलिए, दो का आंसर है हमारा ए। अब भंवर धारा हानि डीसी में क्यों होता है, एसी में क्यों होता है, भंवर धारा क्या होता है? अगर ये वीडियो आप इस टाइप का वीडियो देखना चाह रहे हैं
तो आप थ्योरी वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। बाकी हम इसका एक अलग से और वीडियो बनाने वाले हैं कि भंवरधारी मतलब एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, और एसी में क्यों होता है, डीसी में क्यों नहीं होता है। डीसी करंट में भंवरधारी या एडी करंट लॉस नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्थैतिक विद्युत वाहक बल। स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो होता है ना, जैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी आप बोलते होंगे डीसी करंट एसी करंट, डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज भी होता है, लेकिन जो ऐसे हम बात सकते हैं जो हमारे फराडे के नियम से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, फराडे का नियम क्या होता है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फराडे का नियम के अनुसार जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, वो दो प्रकार का उत्पन्न होता है। फैराडे साहब ने क्या कहा था कि अगर किसी भी कॉइल को या किसी भी बाइंडिंग को जब आप चेंजिंग मैग्नेटिक ऑफ फ्लक्स देंगे, तो वो क्या होगा, उसमें बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा, बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ठीक है, तो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ना, वो दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक वो अस्थैतिक होगा, अस्थैतिक होगा, और एक जो होगा गतिज होगा। क्या होगा, गतिज होगा। आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नोट कर सकते हैं। एक स्थैतिक ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा, और एक गतिज ईएमएफ, एक होता मतलब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक होता है डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि स्थैतिक जो होता है, स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं जो ईएमएफ दोनों जो उत्पन्न हो रहा है उसका जो फॉर्मूला होता है। एक का जो स्थैतिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है, ये होता है स्टैटिकल। ठीक है, और दूसरा जो होता है, इसको हम थोड़ा मिटा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, वो होता है बी एल वी। ठीक है, बी एल बी। ये भी ईएमएफ है और ये भी ईएमएफ है। ये है स्टैटिकल और ये है डायनामिकल। ये है डायनामिकल। अब हमको थोड़ा सा, अगर इसको हम विस्तार में थोड़ा सा बात कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा जो काम, हमारा जो मकसद है ना, कि हम कोई भी प्रश्न हो उसको एनालिसिस करके आपको बताएं, ताकि आपको कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो क्रिएट नहीं हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैटिकल और डायनेमिकल क्या है। ठीक है, सॉरी ये स्टैटिकल है, सॉरी इसको देखिएगा, ये स्टैटिकल है, और ये जो है ना येलो कलर वाला, ये डायनेमिकल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्टैटिकल जो है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी है, और डायनेमिकल जो है बी एल वी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि स्टैटिकल को कैसे पहचान करेंगे और डायनेमिकल को कैसे पहचान करेंगे। तो इसका पहचान करने का बहुत आसान तरीका है कि जिसमें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंडीशन मतलब स्टेटस जैसा हो वैसा हो, मतलब स्टैटिकल में मतलब जो हम स्थैतिक की बात कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्थिर होगा, स्थिर होगा। उसमें हम लोग बोलेंगे स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्थिर होगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट हो और कंडक्टर स्थिर हो। ठीक है, कंडक्टर स्थिर हो और मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट हो रहा हो, वो डायनेमिकल होता है, डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्थिर है। मैग्नेटिक फील्ड अगर स्थिर है तो स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रोटेट कर रहा है उसमें क्या बोला जाएगा, उसको डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला। जैसे अल्टरनेटर और बड़ा अल्टरनेटर जो आप पढ़े होंगे उसमें पढ़ते होंगे कि हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर स्थिर रहता है और मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब जो मैग्नेट जो डीसी सप्लाई से जो मैग्नेट हम लोग तैयार करते हैं उसको रोटेट करा जाता है। तो जो अल्टरनेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है डायनेमिकल, और जो डीसी मोटर में होता है, सॉरी डीसी जनरेटर में होता है, वो होता है स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये तो हम विस्तार से बात कर लेते हैं कि इसमें हम बात कर लेते हैं तीन का हमारा आंसर कैसे निकलने वाला है। ठीक है, ये तो हम कुछ ज्यादा लगता है आगे चले गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात किए कि दो ईएमएफ जो होता है, एक होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और एक ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है बी एल वी। ठीक है, बी एल वी, ये जो होता है स्टैटिकल होता है, और ये होता है डायनेमिकल। तो हमारा किसकी बात कर रहा है, स्टैटिकल की बात कर रहा है, स्थैतिक की बात कर रहा है। तो स्थैतिक देखिए इसमें है कॉइल के प्रतिरोध पर, ये गलत है। फ्लक्स के मान पे,
फ्लक्स के मान पे तो ठीक है, फ्लक्स के मान पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स के परिवर्तन के दर के, ये देखिए फ्लक्स के परिवर्तन के दर पे, दर हम किसी भी चीज का दर जब निकालते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, हम भागा दे देते हैं डी फाई बाई डी टी। तो देखिए तो यहाँ है ना एन डी फाई बाटा डी टी है, तो हमारा जो आंसर होगा ना इसका होगा सी। ठीक है, स्टैटिकल होता है माइनस एन डी बाई डी टी, और डायनेमिकल होता है बी एल वी। ठीक है, ये हमारा जो स्टैटिकल हम बात करेंगे डी फाई बाई डी टी करेंगे, तो डी फाई डी टी को क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन को दर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ फ्लक्स का मान भी है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, कंप्लीट आंसर नहीं है, आंसर ए भी है। अगर ये हमारा सी वाला आंसर नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। अगर हमारा सी का आंसर नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, तो आंसर बी हो जाता, लेकिन हमारा सी है इसलिए बी हो रहा, सॉरी सी है इसलिए सी हो रहा है, क्योंकि बी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, बी कंप्लीट नहीं है, तो हमारा तीन का आंसर जो होगा फ्लक्स परिवर्तन का दर होगा। तो चलिए आज हम लगता है कुछ ज्यादा विस्तार में जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में जाने का। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं होती है। तो ये हमारा क्षण चुंबक है, एन है, एस है। यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है वो एन से होकर के एस की ओर जाता है, एन से होकर के एस की ओर जाता है, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। इसका चार का जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, अभी हम थोड़ा शॉर्ट में कोशिश करेंगे, काहे कि कुछ ज्यादा हम टाइम ले लिए हैं आपका। अब बात करेंगे 5 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे रिटेंटिविटी, मैग्नेट बनाने के लिए अस्थायी बनाएंगे या अस्थायी बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा उस पदार्थ का रिटेंटिविटी, मतलब धारण क्षमता पे। जिसका धारण क्षमता कम होगा उसका हम अस्थायी चुंबक नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो नर्म लोहा होता है ना उसका धारण क्षमता कम होता है, रिटेंटिविटी कम होता है, इसलिए हम इसका अस्थायी चुंबक नहीं बनाएंगे। 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम बात करेंगे 6 नंबर, ट्रांसफार्मर के क्रोड, मतलब ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है किसका बना होता है, जस्ता का भी नहीं होता, कॉपर का नहीं होता है, चांदी का भी नहीं होता है। कॉपर का क्या होता है, उसका बाइंडिंग होता है। ठीक है, लेकिन जो कोर होता है, कोर होता है सिलिकॉन इस्पात का। ठीक है, 6 का आंसर हमारा हो रहा है डी। आगे बात करेंगे 7 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, वेबर। मैक्सवेल भी होता है, लेकिन मैक्सवेल क्या है ना, मैक्सवेल में हमारा एसआई मात्रक नहीं है। वेबर हमारा इसका चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, एसआई मात्रक है। थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं कि टेस्ला क्या होता है। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंस डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है टेस्ला। और गॉस जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। और मैक्सवेल भी होता है, फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। सेंटीमीटर अगर लिखा है तो वो एसआई मात्रक नहीं है। मात्रक तो है लंबाई का सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को लंबाई में लंबाई मात्रक मापने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो एसआई मात्रक है ना वो मीटर है। उसी प्रकार का फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो वेबर है, पर मैक्सवेल भी मात्रक है। ठीक है, और टेस्ला किसका, फ्लक्स डेंसिटी का, और ये है फ्लक्स इंटेंसिटी का गॉस। आप नोट कर सकते हैं, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पेन और पेपर जो है अपने पास रखें, और कुछ जो मैं अलग से बोलता हूं इस प्रश्न के अलावा भी मैं कुछ जो बात करता हूं उसको आप नोट कर सकते हैं। आगे है 8 नंबर, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्लक्स घनत्व। अब कैसे निकाल सकते हैं, फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है ना वो होता है सॉरी, हाँ 5/मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया, और फ्लक्स क्या होगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जितना फ्लक्स होगा, 1 मीटर स्क्वायर में जितना फ्लक्स होगा उसको क्या बोला जाता है, फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। तो ये क्या, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्लक्स घनत्व कहलाता है। ठीक है, 8 का हो गया ये। 9 का बात करेंगे, किसी माध्यम का अपेक्षिक परमिबिलिटी की इकाई क्या होती है, क्या बोल रहा है, अपेक्षिक मतलब
यहाँ पे इंग्लिश में इसको बात करें तो इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब इसको जो इंडिकेट किया जाता है म्यू आर से सूचित किया जाता है। म्यू आर वाला बराबर होता है म्यू बटा म्यू जीरो। ठीक है, अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए म्यू का जो परमिबिलिटी का जो मात्रक होता है ना, हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, अब इसको भी लिखते हैं हेनरी पर मीटर। अब ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, जब हम मात्रक निकालेंगे इसमें आंसर हम लगा देंगे टिक। इनमें से कोई इकाई नहीं होते हैं, मतलब जो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी दो परमिबिलिटी का क्या है, रेशियो है। तो जो रेशियो जब रहता है तो कट जाता है, आपस में क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी का जो मात्रक होगा वो कोई नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है। देखिए हम लोग अभी तक हम लोग इससे संबंधित लगभग मान के चलिए 3 प्रश्न आ गया कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हमको ज्यादा रिटेंटिविटी वाला मटेरियल जो है इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता, जो मान लीजिए कोई भी चुंबकीय पदार्थ है और इसमें क्या है, इसका जो ग्रहण क्षमता है, जो चुंबकत्व ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है, उसको कहा जाता है रिटेंटिविटी। उसी की बात हम लोग कर रहे थे, उसको क्या कहा जाता है, रिटेंटिविटी कहा जाता है कि ये पदार्थ जो है कितना चुंबकत्व ग्रहण करेगा, जितना ज्यादा चुंबकत्व ग्रहण करेगा उसको रिटेंटिविटी उतना ज्यादा होगा। मतलब चुंबकत्व ग्रहण करने की क्षमता रिटेंटिविटी कहलाता है। धारण क्षमता जिसको बोला जाता है हिंदी में, धारण धारण करने की क्षमता। ठीक है, इसका आंसर जो है 10 का है बी। 11 का कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। अब इसमें हम फिर से देखेंगे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका रिटेंटिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें जो तीनों पदार्थ दिख रहा है ना आपका, तीनों पदार्थ का जो रिटेंटिविटी होता है वो ज्यादा होता है। कार्बन स्टील का भी होता है, एलिनिको का भी होता है, एल्कोनोक्सन का भी होता है। एल्कोनेक्सन का भी रिटेंटिविटी जो है ज्यादा होता है, आप नोट कर सकते हैं इसका। इसलिए इसका जो आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, डी, ये सभी। 12 नंबर, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप क्या कार्य करता है। ठीक है, खालिस्तान है, कार्यरत होता है। देखिए जब हम चुंबकीय सॉरी हाँ, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप क्या करता होता है। चुंबकीय परिपथ में देखिए, मान लीजिए ये चुंबकीय परिपथ है। ठीक है, चुंबकीय परिपथ है, यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ से कोई सेल जोड़ दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा, एमएमएफ होगा, एमएमएफ होगा। ठीक है, थोड़ा एक्चुअली मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है, समझ रहे हैं, मतलब हाथ से करने का मतलब इसके लिए जो टच के लिए पेन नहीं है, पेन मेरा खराब हो गया है इसलिए मैं हैंड से लिखता हूँ। तो ये थोड़ा सा अच्छे से राइट मतलब लिख नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इसको कोशिश करेंगे अ, समझने का, जो मैं बोलता हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, फाई होगा, फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स का विरोध करता है, जो फ्लक्स का चुंबकीय परिपथ का वह गुण जो फ्लक्स का प्रवाह होने का विरोध करता है, उसको क्या बोला जाता है, रिलक्टेंस बोला जाता है। तो देखिए चुंबकीय परिपथ का प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है, क्या होता है, रिलक्टेंस कार्यरत होता है। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा, 12 का होगा बी। ठीक है, हाँ, इसमें अगर हम विद्युत परिपथ कहता, विद्युत परिपथ में, तो विद्युत परिपथ में रिलक्टेंस के सेम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जिसको बोला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 13 नंबर, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, फ्लक्स घनत्व का वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला भी होता है, लेकिन टेस्ला जो है ना एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होता है टेस्ला भी होता है, लेकिन टेस्ला जो है एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर 13 का जो होगा वो बी होगा। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूज आपके जो एग्जाम्स प्रश्न सेट करते हैं, जो सेटर होते हैं, उनको ये ध्यान में रख करके प्रश्न सेट करना होता है कि आपका जो कुछ ऐसे ऑप्शन दिया जाए ताकि आप कंफ्यूज कर सके। देखिए इसमें क्या किया गया, सबसे पहला आंसर जो है ये दे दिया गया टेस्ला। अब
फ्लक्स घनत्व का मात्रक तो टेस्ला होता है, टेस्ला में तो लिखा जाता है, लेकिन ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो क्या करते हैं ना बच्चे, जो स्टूडेंट जो होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं और ये मार करके चले आते हैं, और जब मारते हैं उसके बाद आकर के गिनते हैं, यार मेरा तो सही है, मेरा तो सही है। लेकिन जब आते हैं तो पता चलता है, जब आंसर आता है, आंसर शीट आता है या रिजल्ट आता है, तो पता चला कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ऐसा ही मात्रक पूछा गया है और आप मार के आए हैं टेस्ला, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ये लगता है यार मैं तो बहुत अच्छे एग्जाम देकर के आया था, लेकिन मेरा तो रिजल्ट नहीं हुआ। तो रिजल्ट इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपने ऐसे गलती करके आया, जो कि जो प्रश्न सेटर था वो चाह रहा था कि आप ऐसा गलती करेंगे, वो जान रहा था कि आप ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे गलती करके आएंगे। तो इस प्रकार की गलती आप नहीं करें, इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। ठीक है, और कोशिश करेंगे चारों ऑप्शन पढ़ें आप। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे पूछ जाता है ऐसे, देखिए पूछ देता है, देखिए ऐसे समझिए। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्योंकि मेरा काम है कि आप एग्जाम में जाके गलती नहीं करें, इसलिए हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ठीक है, ऐसा ही नहीं दिया हो रहा था, ऐसा ही काटा हुआ रहता। ठीक है, तो आपका देखिए टेस्ला भी सही है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी सही है, और ये गलत है, और यहाँ लिखा रहता ए एंड बी। तो आप तो क्या करते, पढ़ते और इसको टिक मार के आ जाते, इसको रंग करके कलर करके आ जाते, और यहाँ लास्ट में देखिए डी में लिखा हुआ है ए एंड बी। ठीक है, तो मात्रक तो हमारा ए और बी भी है ना। तो इसलिए कोशिश करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिए कि प्रश्न को ठीक से पढ़िए और ऑप्शन को भी ठीक से पढ़िए, ताकि आपको ऐसा नहीं कि लास्ट में देखें कि ए एंड बी लिखा हुआ है और आप ए करके आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होता है गलत हो जाएगा। तो चलिए 13 का जो प्रश्न है, 13 का जो आंसर है वो है बी।